उनसे ही आपका साइटोकेराटिन बनता है। लेकिन आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो टाइप्स होती है वो आपकी है केराटिन, डेस्मिन और वर्मेंटिन वगैरह जो है ना, वो उसकी टाइप्स होते हैं। वर्मेंटिन आपको पता है, वर्मेंटिन आपको पता है क्या कनेक्टिव टिश्यू में, तो डेस्मिन आपका मसल में होता है। खैर, तो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ना वो मिलके साइटोकेराटिन होते हैं। 57 एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग इन A2 पूछते हैं वो, और नॉर्मल डोज का पूछते हैं। लो डोज में वो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता होता है, और नॉर्मली हाई में वो कॉक्स इनहिबिटर होता है। एज अ कॉक्स मतलब कॉक्स को 58 a person is dehydrated and profusely sweating, water absorbing है नहीं है पीसीटी 6 है ना, वो अब्जॉर्ब कर लेना है। हाइपर एक्सटेंशन 2, ये आपको पता है। हाइपर एक्सटेंशन सर्वाइकल आपकी कोड, वो सर्वाइकल कोड होती है, वो डैमेज पर्लिम को सप्लाई, तो आपकी जो है लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप वो लीजन होती है एट ऑफ अपर लिम्ब। अच्छा, 60 है डाइसाइक्लोमिन एक्ट ऑन विच रिसेप्टर ना, एंटीकोलिनर्जिक होता है ये, ठीक है। जो आपके एचआईटी के मसल स्पैज्म वगैरह होते हैं ना, तो उसको रिलीफ करता है। एंटीकोलिनर्जिक है, तो आप इसके रिसेप्टर होते हैं M1 M2 M3, मतलब मस्कुलिनिक। 61 पेशेंट केम फॉर कोलिसिस्टेक्टमी मॉर्बिड मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस। अच्छा, अब इसका ना CLD के 3 ड्रग्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको से कहानी है। अच्छा, सबसे पहले जो है CLD का पेशेंट है, ठीक है, उसको सर्जरी के लिए OT में लेके जाया गया है। एंक्शियस है, तो उसको आपने फांटा पिला देनी है, ठीक है। अभी सुनो, फिर मैं आपको इसको जो है ना वो करूँगी। उसको आपने फांटा पिला देनी है, वो रिलैक्स कर जाएगा। फिर जैसे सर्जन सर्जरी करने आने लगेगा, तो जो है वाला सर्जरी नहीं कर सकती, ठीक। उसके बाद उसकी बहन आएगी, तो वो उसके अपने भाई को रिलैक्स करेगी, और वो सर्जन से कहेगी अब आप सर्जरी कर ले, ठीक है। सबसे पहले जो के पेशेंट सर्जरी के लिए लेके आए हैं वो एंग्शियस है, तो आपने उसको फांटा पिला देनी है। सर्जन जैसे सर्जरी करने आने लगेगा, तो जो उसका वो मना कर देगा सर्जरी करने से, और फिर उसकी सिस आएगी, तो वो जो है ना उसको कहेगी कि अब आप सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो पेशेंट की प्री ऑप एंजाइटी होती है उसके लिए आप फेंटानिल देते हो, फेंटा जो है फेंटानिल देते हो पेशेंट को, ठीक है। उससे रिलैक्स हो जाता है वो जो प्री ऑप एंजाइटी होती है CLD के पेशेंट को, सेम फेंटानिल। उसके बाद जो पेंटाजोसिन जो मना करता है, इसका मतलब जो आपकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना CLD के पेशेंट को, वो आपकी पेंटाजोसिन होती है, ठीक है। पैरासीटामोल भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, लेकिन जो है ना इन सीक्वेंस में पेंटाजोसिन जो है, पेंट वाला भाई पेंटाजोसिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। फिर जो है उसकी बहन आती है उसकी कि आप सर्जरी कर लें, सिस आती है, मतलब सिसर्ट्रिकोरम होता है वो, तो वो सेफ है, तो वो पेशेंट यूज़ करते हैं। और फिर जो है सर्जरी कर में कर सकते हो मसल रिलैक्सिंग देके। हाँ जी, फांडा प्री ऑप एंजाइटी के लिए देते हैं आप, जो वो फेंटानिल होती है। ये आपने थर्ड कौन सी बताई, S4? सिसर्ट्रिकोरम, ये जो इधर मसल रिलैक्सेंट लिखी है, जो चूज़ की हुई ऑप्शन में। ओके ओके। हाँ जी, ठीक है। तो इधर हम पेशेंट में लिवर डिजीज है, उसको मसल रिलैक्सेंट आप जो है सिसर्ट्रिकोरम देते हो। 62 है बाय हाई डोज ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट गिवन इन बर्न्स। अच्छा, बर्न्स में जो है ना नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट आप देते हो, क्योंकि बर्न के जो है ना लेरिंजियोस्पैज्म भी हुआ होता है, और उसको फिर उनकी जो वो एयरवे मेंटेन करनी होती है। उसके लिए आप जो उसके लिए आप जो है ना उसको स्पेज़म के लिए दे रहे हो, तो लेकिन जो है वो इंजरी की वजह से ना जो रेजिस्टेंस आ जाती है नॉन डिपोलराइजिंग आपके मसल रिलैक्सेंट के लिए, तो फिर आपको हाई डोज देनी पड़ती है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने, जो इंट्यूबेशन कर सकोगे, लेकिन तब रिलीफ होगा, ठीक है। तो मैंने आपको वो बताया, लेकिन इसका ऑप्शन कुछ और है। वाइड हाई डोज ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट गिवन इन बर्न, हाई प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। इंक्रीज रिसेप्टर्स नहीं होता, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं होती, डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग तभी होती है जब हाई डोज देते हो, अदरवाइज नहीं होती, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आई होती है। 63 है विच गैस लॉस स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to sum of partial pressure of individual gases। आप 3 गैसेस लिए हैं ये, मतलब
मुझे तो इतना वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का आप लोगों को भी होगा। अच्छा, आपने थ्री गैसेस एबीसी, वो जो वो क्या आपने जो प्रेशर वो तब एक्सर्ट कर रही है ना, वो इक्वल होता है कि जो तीनों गैसेस है ना अलग अलग एक्सर्ट कर रही हैं और उनको आप जमा कर लो। मतलब थ्री बॉक्सेस बॉक्सेस है, उनका जो प्रेशर है ना अलग अलग जो बॉक्सेस में है, कंटेनर्स में, उसको आप प्लस कर लोगे ना, वो इक्वल होगा कि तीनों को आप एक ही कंटेनर कर लो और एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप बस इस तरह याद कर लो, जो पार्शियल प्रेशर का लो है ना वो डेल्टन्स लो है। ठीक है, और ये ऊपर पूरी डेफिनेशन लिखी है इन्होंने डेल्टन्स लॉ की। 64 है फ्लूइड ऑफ चॉइस इन पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया, तो वो आपका नॉर्मल सलाइन आप दे रहे होते हो, साथ बाइकार्ब या पोटेशियम, साथ साथ उसके वो चलाई होती हैं। अच्छा, इसका जो एमसीक्यू आता है वो नॉर्मल सलाइन आता है 0.4% और 0. तो आपने 0.9% चूज करना है। ठीक है, पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया के लिए 0.9% नॉर्मल सलाइन अलॉन्ग विद वो बाकी बाइकार्ब और पोटेशियम वगैरह। 65 है पैरासीटामोल पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स बाय। अच्छा, कल जब मैंने बोला एस्पिरिन का एंटीडोट क्या है, तो किसी बच्चे ने बोला था एसिटाइलसिस्टीन एंड एस्पिरिन की बाय। 66 है नॉन डायबिटिक फीमेल हैविंग क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप फंगल इन्फेक्शन दैट शो। अच्छा, एक क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस है और सेप्टेट हाइफी, ये सिर्फ आपका एस्पर्जिलस में होता है। ठीक है, अगर इधर आता ना इन्वेडिंग राइनोसाइनोसाइटिस, इन्वेड क्या हुआ या इन्वेडिंग पेपरेशिया, तो फिर आप म्यूकर वगैरह देख लेते थे फिर वो, लेकिन वो सेप्टेट। ठीक है, इसमें से सूडो सेप्टेट कौन सा है? कैंडिडा। कैंडीना। कैंडिडा आपका सूडो है। 67 है द फॉलोइंग ऑफ नर्व इज एट रिस्क ऑफ डैमेज विद सुपीरियर ड्यूरिंग अपर लोब सर्जरी। अच्छा, जब अपर लोब है तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, रिकरेंट इंफीरियर लोब है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, तो अपर लोब के साथ आपकी नर्व होती है। 68 है a lady with post menopausal osteoporosis history of breast CA in family which drug to be given। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अपनी तरफ से बहुत कंट्रोवर्शियल बना रहा है थोड़ा सा। में ये है कि पोस्ट मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल। अच्छा, इधर तो ऑप्शन उन्होंने दिया ही सिर्फ जो ना एससीआर टर्म जो होते हैं आपके, ये जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने वो चूज कर लेना है। लेकिन इसमें मसला आता है जब इन्होंने टमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन दिए होते हैं। उन्होंने आई थिंक रफी में मेंशन किया हुआ है, प्री में आप टमोक्सिफिन देते हो और पोस्ट मेनोपॉजल में आप रिलॉक्सिफिन देते हो। ठीक है, लेकिन यह है कि ओस्टियोपोरोसिस वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, तो हम वो चूज करते हैं, लेकिन अगर वो ओस्टियोपोरोसिस कहें तो आपने चूज करना है। ठीक है, और इधर तो उन्होंने बात ही खत्म कर दी है सर्म देख, सिर्फ आपने एससीआरएम जो है वो चूज कर लेना है इसमें, प्री लेकिन ओस्टियोपोरोसिस मेन्यूपोजल में में कौन सी ड्रग है? टमोक्सिफिन। ओके, और पोस्ट मेन्यूपोजल में रिलॉक्सिफिन। हाँ जी, लेकिन जब ओस्टियोपोरोसिस का पूछने, वो ब्रेस्ट कैंसर का नहीं पूछ रहे, तो फिर आपने टमोक्सिफिन चूज करना है। ठीक है, चाहे वो पोस्ट मेनोपॉजल है फिर भी, ये आपको आंसर मिल जाएगा इसके 17 या 16 उनमें भी। अच्छा, 69 है व्हाट इज ट्रू अबाउट एमाइड एनेस्थेटिक। अच्छा, आपको पता लोकल एनेस्थेटिक आपके टू ग्रुप्स होते हैं, ईस्टर्स और अमाइड्स। जो ईस्टर्स आपके वो वाले हैं जो केन वाले, प्रोकेन प्रोके अच्छा, प्रोकेन और बेंजोकेन और टेट्राकेन, और जो आपके अमाइड्स हैं वो आपके ये लाइडोकेन वगैरह हैं। ठीक है, तो ट्रू है कि दे बाइंड टू अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं उनको, ए, तो वो उनसे बाइंड कर जाते हैं। जितने आपके पास एएजी होंगे उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी, उतनी ज़्यादा ही एफिकेसी होगी। ठीक है, तो आपका जो अमाइड ग्रुप है ना एनेस्थेटिक का, वो बाइंड करता है टू अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन। ब्लड लॉस व्हाट शुड बी गिवन बाय इन्फ्यूजन, 30% नॉर्मल सलाइन। अच्छा, मुझे बताएगा, सॉरी 3% नॉर्मल सलाइन, 3% नॉर्मल सलाइन हाइपोस्मोलर है, आइसोटोनिक है, या हाइपरटोनिक है, या हाइपरोस्मोलर है? हाइपरटोनिक। जी, ठीक है। अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताया था जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, वो कहाँ से वाटर निकाल के कहाँ पे डालता है? इंट्रासेलुलर से निकाल के एक्स्ट्रा। हाँ जी, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा में डालता है। ठीक है, तो इधर वो क्यों ये काम करेगा, हमने ब्लड लॉस हुआ है तो हमने क्यों हाइपर ऑस्मोलर दिया है, कोई लॉजिक लगा सकते हैं?
सीएफ कम हो गया ना यस, इसलिए। आता माशा जो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है इससे, ठीक है, हाइपरटोनिक अगर हम लोग देखते हैं जो आईसीएफ से ईसीएफ में आता है और उसका जो है ना वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है, तो हम लोग जो डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस में जो है ना प्लेसमेंट दे रहे होते हैं शॉर्ट टर्म इससे हाइपरोस्मोलर से। 21 है पेशेंट डेवलप एसवीटी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, एडिनोसिन। अगर एस्थमेटिक भी साथ एसवीटी के उन्होंने मेंशन, तो आप वेरापेमिल चूज करते हो, उसका भी बहुत कुछ, और अदरवाइज एसवीटी के लिए आप एडिनोसिन ही चूज करते हो। वेजोवेगल मेनू वो जो उसके वेगल मेनूवर भी कुछ होते हैं शायद, और उससे भी ना हो तो फिर आप एसवीटी के लिए। अच्छा, 72 है एरिथ्रोपोइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन। जो आपका एरिथ्रोपोइटिन है वो स्टिमुलेट होता है हाइपोक्सिया है, एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होगा, अगर एरिथ्रोपोइसिस जो है सेल बनना जो है वो स्टिमुलेट होगी। 73 है पेशेंट हैज पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया एंड डायग्नोस्ड एज सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिरिडस, व्हाट शुड बी गिवन। डेस्टिनी में आपका एडीए चैनल होगा। अच्छा, तो सेंट्रल और पेरिफेरल में हमें कोई एक डिफरेंसिंग वो बता दें, डिफरेंशियल पॉइंट सिर्फ एक ही है वैसे तो किस तरह पता चलता है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल? जी डॉक्टर नूर, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर आलिया, मैं ये पूछ यस। रही थी कि जो एसपीटी के पेशेंट हैं अगर वो एस्थमेटिक हैं तो हम उनके लिए वरापामिल चूज करेंगे, हाँ जी। और जी, हाँ जी। नॉन तो एडिनोसिन। हाँ जी, अच्छा ऑप्शन दिए थे, वो आंसर दिए थे। अच्छा, इसका सेंट्रल और पेरिफेरल का, अच्छा सेंट्रल का ये होता है कि आपका जो है ना एच की प्रोडक्शन या उसकी स्टोरेज में, जैसे वो पिट्यूटरी वहाँ पे मसला, एच की प्रोडक्शन या उसके ट्रांसपोर्ट में मसला है। पेरिफेरल का हाँ जी, और पेरिफेरल का ये होता है जो उसका जो आपका किडनी है वही उसको उस रिसेप्टर जो है उसको सेंसिटिव नहीं एडीएच को, मतलब कि एडीएच वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा पेरि, हाँ जी, किडनी में जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं ना वहाँ पे वो जो है फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, ये रिसेप्टर डैमेज होते हैं या किडनी डिजीज है जो भी उसकी वजह से। तो अगर आपका सेंट्रलाइज का मतलब एडीएच नहीं बन पा रहा, तो आप जो एडीएच चैनल लोग दे दो तो वो एडीएच का काम करना स्टार्ट कर देगा। 74 है बायोप्सी ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक व्हिच नर्व विल बी इंजर्ड। अच्छा, पोस्टीरियर जो है आपकी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, और बायोप्सी लेते हुए वो इंजर्ड हो जाती है और आपका जो है ट्रेपीजियस का वो श्रगिंग जो है। अच्छा, इसका पीछे पीछे एक एमसीक्यू आया हुआ था, उसमें इसका एक रिलेशन है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक का, तो वो क्या था, किसको याद है कि उस आपकी वो कोड जा रही होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो वो उसका रिलेशन पूछा हुआ था आई थिंक। स्पाइनल होती है वो अबव जो ईआरबी अब्स पॉइंट होता है, ठीक है, अबव अब्स पॉइंट, मुझे भूल गया, वो खुद मुझे भूल गया कि वो किसका रिलेशन था, लेकिन उसमें आपके जो है ना पोस्टीरियर ट्रायंगल में आपका अब्स पॉइंट भी होता है, ठीक है, तो उसका रिलेशन पूछा होता है। खैर, 75 है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन, तो वो साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। 76 है इजोनोफिलिया इन एपोप्टोटिक एंड नेक्रोटिक सेल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिक कारण है। बेसोफिलिया जो है आपका राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, राइबोसोम ग्रेटर देन माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर वो जो है इजोनोफिलिया पिंक स्टेन लेने लग पड़े, उनका स्ट्रक्चर डैमेज है, इसका मतलब है तो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म। 77 है इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस बात पे ये वो एंड है। अच्छा, इंसुलिन सिक्रेशन इनहिबिटेड डॉक्टर बाय, आपकी पूछिए। इओसिनोफिलिया और बेसोफिलिया दोबारा बता दीजिए जरा। अच्छा, जो आपका बेसोफिल होता है ना वो स्टेन आपका लेता है राइबोसोम्स की वजह से, और जो है आपका इजोनोफिलिया जो आपका यूजिन स्टेन होता है वो आपका आई थिंक एसिड स्टेन होता है, आई थिंक ये मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, तो वो आपका जब उस प्रोटीन और उसका क्रोमोसोम का जो है ना स्ट्रक्चर आल्टर हो जाता है ना, तो वो डेंसली वो पैक्ड हो जाते हैं, तो फिर वो जो ना आपका इजोनोफिलिया का स्टेन ले रहे होते हैं, पिंक स्टेन ले रहे होते हैं, जो आपके राइबोसोम से ले रहे डैमेज है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो फिर जो है ना वो इजोनोफिलिया स्टेन लेते हैं। अच्छा, 78 है इंसुलिन सिक्रेशन इनहिबिटेड बाय अल्फा स्टिमुलेटर्स। अच्छा, अल्फा स्टिमुलेटर्स ना ये आपके अल्फा टू, अच्छा ये आपके जो है ना अल्फा टू होते हैं,
अच्छा, जो आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होंगे तो उसका मतलब है कि वहाँ पे जो ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे अल्फा एड्रीनर्जिक के, तो इनका एक्टिवेट होने का मतलब है कि इनहिबिशन ऑफ, मतलब कि इनका ऑपोजिट रिलेशन है। जहाँ पे अल्फा टू एड्रीनर्जिक ना, वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो पैनक्रियाटिक बीटा होते हैं। तो जब आपके अल्फा रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट होंगे तो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को, बस यही है इसका। अच्छा, 79 है, 56 years old executive officer after eating burger with fries gets his lipid profile done after centrifuge his plasma appears milky white। एक तो मिल्की वाइट भी आपके कैलोमाइक्रोन्स की वजह से होता है, और के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो आपके डाइटरी लिपिड्स में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक आप लोगों ने ना सीवीएस के लास्ट पे आई थी लाइन्स लिखी हुई हैं कि कैलोमाइक्रोन्स में क्या ज़्यादा होता है और वो एचडीएल और एलडीएल में, वो थोड़ा सा लास्ट में पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन है कि उसमें सबसे ज़्यादा किसकी अमाउंट होती है, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। एटीएस यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 2%। इंस्ट्रूमेंट है तो आपने 2% लगाना है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर फ्लोर है तो 1% हाइपोक्लोराइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 है, इन एचआईवी पेशेंट सर्जरी विच एंटीसेप्टिक टू यूज आफ्टर सर्जरी टू क्लीन फ्लोर। भैया के इंस्ट्रूमेंट है तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड, फ्लोर है तो 1% हाइपोक्लोराइड। 82 है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायोरेटिक्स। ये पहले भी आया था लूप डायोरेटिक्स की, मैंने आपको पिक्चर दिखाई। अच्छा, तो इसमें जो है ना ल्यूमिनल Na के 2Cl को ट्रांसपोर्ट, यहाँ NaCl आपने चूज कर लेना, लेकिन आपको बताना चाहिए वहाँ पे जो है वो Na के 2Cl होता है। और दूसरा एक होता है आपका काउंटर ट्रांसपोर्ट, एक होता है को ट्रांसपोर्ट। काउंटर में एक चीज़ अंदर जा रही होती है, एक बाहर जा रही होती है। इसमें जो डायरेक्शन होती है ना, वो तीनों की अंदर की तरफ हो रही होती है एब्जॉर्प्शन वाली पे, और पोटेशियम। ठीक है, तो इसलिए इसको कोड। 83 है, विच स्ट्रक्चर हुक्स अराउंड आर्च ऑफ एओर्टा। तो आपके लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो लूप अराउंड करती है आर्च ऑफ एओर्टा से, इसलिए उसको रिकरेंट। ऊपर से आती है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के अराउंड लूप अराउंड, तो लूप बनाती है और फिर ऊपर चली जाती है, इसलिए उसको रिकरेंट कहते हैं। 84 है, एंटी सीरा एग्लूटिनेट्स विद बी। अगर बी के साथ वो एग्लूटिनेट कर रहा है तो मतलब ब्लड ग्रुप बी है। एंड डी, डी का मतलब है अगर डी से कर रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं कर रहा है तो नेगेटिव है। डी से भी कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, तो ये बी पॉजिटिव है। ठीक है, और उन्होंने साथ लिख भी दिया है कि एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, तो मतलब बी पॉजिटिव है ना, जो उसमें आप होंगी। जिस वाले के साथ वो एग्लूटिनेट कर रहा है ना, ए के साथ कर रहा है, साथ कर रहा है, ये भी दोनों के साथ कर रहा है, तो वो वाला ब्लड ग्रुप है, और डी पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, और 85 है, 43-year-old लेडी विथ 3 children एंड नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू 33। आपको पता है अभी जो है आपका जेनर आज का पैटर्न डिक्रीजिंग की तरफ जाता है और फिर इनहिबिशन हो जाती है, और पोस्ट मेनोपॉजल भी एमसीक्यू आया था ना, मैंने आपको बताया था जेएनआर आज जो है ना, तो पासिंग टाइम इसका वो कम हो रहा होता है पैटर्न। अच्छा, जो 86 है, स्पेशल फीचर ऑफ कार्डियक मसल हैज एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो। अब आप ये देखो, पीछे एमसीक्यू आया था उसमें भी एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो था, लेकिन उधर उन्होंने चूज किया क्या होता है, ये एड्रेस इमेजिनेशन ब्लड विड्रॉ कर सकता है, ये इसका उधर फीचर लिखा होता तो क्या होता है, इधर वो ऑप्शन है नहीं है, तो इन्होंने एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो को चूज किया हुआ है। ठीक है, 87 में विच वन इज डीएनए रिपेयर एंड एंटी ट्यूमर जीन। अच्छा, P53 की आपकी ना एंटी ट्यूमर जीन है, और आपको पता है BCLX, ये दोनों आपकी जो है ना एंटी एपोप्टोटिक है, और केरास जो है आपकी ये भी आपकी जो है जीन होती है, लेकिन ये आपकी होती है कोलोन कैंसर में ये ज़्यादा हुई होती है, और पेनक्रियाटिक कैंसर में ये 97% आई थिंक केरास प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये केरास अगर इंक्रीज हो जाती है, आपके पॉलिप की जो है ना, पॉलिप के लिए ज़्यादा चांसेस इंक्रीज कर देती है केरास। 88 है, विच ड्रग इज यूज इन हेडेक एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। ये बार बार आता है एर्गोमेट्रिन, लेकिन अगर आपका एर्गोमेट्रिन नहीं है मतलब कि, तो आप एस्पिरिन चूज कर सकते हो, बी इज ग्रेटर देन ए।
89 है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। अच्छा, एक तो लेफ्ट पे शिफ्ट का मतलब है कि हर चीज़ डॉक्टर मुनीब या डॉक्टर इस्मा और उसको मैसेज करना, रिक्वेस्ट नहीं आई उनकी। डॉक्टर इस्मा उनसे कहें दोबारा से ज्वाइन करे। अरूज को मैसेज करना। मैं व्हाट्सएप खोल नहीं सकती, मेरी ये पीडीएफ बन गई। अच्छा, और सब कुछ लेफ्ट का मतलब है डिक्रीज होगा। और आपने उस दिन मैंने आपको याद करवाया था आर आर और एल एल से, आपने जो है इसको याद करना है। लेफ्ट का मतलब है हाल्डेन और राइट में आर आता है बोहर। ठीक है, हाल्डेन का एल और लेफ्ट का एल और फिर बोहर का आर और राइट का आर। राइट शिफ्ट को कहते हैं बोहर इफेक्ट और जो लेफ्ट शिफ्ट होती है उसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। 90 है द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन जो है वो ब्रेडिपनिया और मियोसिस होती है। आपके जो है कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल जो होते हैं और साथ ब्रेडिपनिया होता है। और फिर इसका ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कराता है मॉर्फिन, आपको पता है। तो ब्रेडिपनिया और मतलब ब्रेडिपनिया का मतलब है डिक्रीज उसके रेस्पिरेटरी रेट, और म्यूसिस कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल। तो ये आपका साइड इफेक्ट है मॉर्फिन का। एंटीकोआगुलेंट इन एट्रियल एफिब इज वारफरिन। अच्छा, एफिब में ना आप वारफरिन देते हो क्योंकि ये इनहिबिट करता है, वारफरिन जो है ना इनहिबिट करता है आपका विटामिन के डिपेंडेंट जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि वारफरिन को मॉनिटर कैसे करते हैं। INR से INR INR ग्रेटर देन वो नहीं दिया होता ऑप्शन मोस्टली। PT से करते हैं। यस, INR PT मीन्स ग्रेटर ग्रेटर देन PT है। INR इज यस डॉक्टर मुसम्मा, वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये चेंज किया है। अच्छा, 92 है थर्ड हार्ट साउंड इज ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग का मतलब है कि आपका जो मोस्टली फ्लूइड ओवरलोड होता है तो उसमें इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है कि वो अचानक से फिलिंग में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से फिलिंग करता है तो उससे आपकी एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है और ये अब नॉर्मल होती है। First out sound is isovolumetric contraction, closure of mitral and tricuspid valve. Second heart sound is isovolumetric relaxation में होती है, closure of aortic and pulmonary valve. अच्छा, फर्स्ट हार्ट साउंड में जेवीबी की कौन सी वो होती है वेव? C wave. नो, यस। Sorry, ये K एक wave. कौन होता K है? wave. नहीं नहीं, सी होती है ना। क्या हो गया है मेरा ना, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में सी होती है, यस। और फीलिंग में वी होती है। ए क्यों कह रहा है ये, ए वाला कोई प्लीज मुझे बता दे, शायद मैं मिस कर रही हूँ लॉजिक। हाँ, ए जिन्होंने नहीं बोला वो। नहीं नहीं, सही है, C wave होती है. It was confusion. C for contraction and C for C हाँ wave हाँ, आता है. ठीक है. बिल्कुल इसी तरह से याद करो, तो वी से फीलिंग और वी से रिलैक्सेशन में फीलिंग होती है। ठीक है, ओके। तो 93 year cardiac patient presented to the emergency on examination, he had collapsing radial pulse। से भी pulses बन जाएगा ये सीरियस में जो आपकी डिफरेंट पल्सेस दिए हैं। तो कोलैप्सिंग रेडियल पल्स है और डायस्टोलिक मर्मर है। ये मैंने निमोनिक, लेकिन मुझे ना वो बुक वाली पिक्चर नहीं मिली, वो किसी ग्रुप में होगी, वो ज़्यादा अच्छी थी इससे। तो ये निमोनिक इसका टसमस आर पार। ठीक है, तो खैर वैसे याद करना ज़्यादा आसान है। अच्छा, तो आपका AR में जो है ना डायस्टोलिक मर्मर होता है। बाकी मुझे वो पिक्चर मिली ना वो अच्छी है, वो लाजमी कहीं पड़ी होगी फेसबुक ग्रुप पे या कहीं पे भी, तो मैं आपको वहाँ से ढूंढ के वो भेज दूंगी। ठीक है, उससे वो लेकिन जो रफ़ी का टेबल है ना मुझे तो उससे याद होता था, ऊपर लिखा हुआ था वैसे मरमर। तो अगर मेरे पास रफ़ी की पिक्चर्स, मैंने टेबल्स की पिक्चर्स रखी होती थी अपने फ़ोन में क्विक रिवीजन के लिए, मुझे वहाँ से भी मिली तो मैं आप लोगों को वो भी भेजूंगी। अच्छा, तो AR को तो अच्छा, और 94 है स्पोर्टिंग सेल्स, आपको पता है पिक्चोसाइट्स होते हैं। और 95 है विच ड्रग प्रिवेंट IgE बाइंड टू मास्ट सेल्स। अच्छा, IgE मास्ट सेल से बाइंड करते हैं तो आपको पता है मास्ट सेल जो है हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और आपके जो एनाफिलेक्टिक जो है RD होती है एनाफिलेक्सिस की। तो फिर हम लोग उसको मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे ना, तो जो क्रोमो क्रोमोगाइलिकेट, वो मास्ट सेल स्टेबलाइज करती है और हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स की वो प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, और जो है वो एनाफाइलेक्सिस को सेटल कर देती है। तो वो आपकी क्रोमोलिन होती है। ठीक है, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। 96 है एंटी डायबिटिक ड्रग विच कॉज स्नीजिंग एंड नेजल कंजेशन। अच्छा, सीटाग्लिप्टिन। सीटाग्लिप्टिन आपको पता है आपकी DPP-4 जो है उसकी उसमें आती है क्लासिफिकेशन में सीटाग्लिप्टिन। और दूसरा ये राइनोरिया और स्नीजिंग और नेजल कंजेशन, ये जो है ना
लोकली जो है ना नेजल इन्फ्लेमेशन वगैरह कर देती है लोकली, तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। 97 है, बॉन्ड बिटवीन एक्टिन कवर्ड मायोसिन इज बिटवीन। अच्छा, ये मैंने उस दिन आपको पिक्चर दिखाई थी, एक्टिन और मायोसिन होते हैं अटैच्ड, और उनके ऊपर जो है ना, रूज अभी भी नहीं आई। अच्छा, आई हुई है। एक्टिन और मायोसिन होते हैं और उसको जो है ना कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन रेस्टिंग फेज में, ठीक है। 98 है, पेशेंट ऑन एटीटी ऑन बिग टो स्वेलिंग मोस्टली ठीक है। तो आपका जो वो गाउट होता है या हाइपर, तो वो आपका फर्स्ट बिग टो पे ही होता है, आपको पता है। तो पैराजिनामाइड से आपकी जो है गाउट या बिग टो स्वेलिंग होती है। मैम ये एस्टोनाइसिस, 97 दोबारा बता दें। अच्छा ये आई इसकी होप पिक्चर पिक्चर, दिखा देना। अगर ये देखें, ये आपका एक्टिन है और ये आपका मान होता है, ठीक है। और और क्या होता है इनको, ठीक। एक्टिन और मायोसिन अटैच होते हैं और उनको बॉन्ड बना होता है और उसके ऊपर कवर किया होता है, और मायोसिन जो है रेस्टिंग फेज में कवर किया होता है, और उसके बाद जो है ये इसको मतलब एक्सपोज कर देती है और कुछ साइड पे हो जाती है। तब फिर ट्रोपोनिन से जो कैल्शियम बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो सारा जो है, ठीक है। एक्टिन ट्रोपोनिन जो है उनका बॉन्ड जो कि कवर्ड होता है आपके ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा मैं 98 आपको एक्सप्लेनेशन बता रही थी। आइसोनाइजर से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। आइसोनाइजर दें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए आप बेसिक्स आते हैं। रिफेक्सिन जो है रेड ऑरेंज यूरिन होता है। इथेम्बिटोल इसे और इसे इथेम्बिटोल और वो आपका रहता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। 99 है, पेशेंट हैज लिवर सिरोसिस रूट ऑफ हेपेटिक, भी आपको पता है राइट साइड पे मिड एक्सिलरी लाइन से आपने जो है ना बायोप्सी लेनी होती है, हेपेटिक बायोप्सी। T10 मिड एक्सिलरी लाइन, फ्लेक्स पे ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और एक और भी नर्व होती है, किसी को पता है साथ ट्राइजेमिनल के? डॉक्टर फियाज, आई होप आपको, यस फेशियल होती है ना, जो आई को जैसे ही आप लोग जैसे ही टच करते हैं ना वो कॉटन सी से, तो जो ई फ्रंट लेके एफ फ्रंट लेके जा रही होती है वो आपके ऑप्थेल्मिक, उसके बाद जो वापस ई फ्रंट ला रही होती ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ला रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं, ट्राइजेमिनल भी और फेशियल भी। अच्छा, 101 है, 65 ईयर ओल्ड मैन है फटीग पेलर एंड वेट लॉस, ओके, अ गोल्डन येलो पिगमेंट सीन इन लिवर विच टर्न ब्लू ऑन स्टेनिंग। एक तो ओल्ड एज है, वियर एंड टेयर की वजह से जो उनमें पिगमेंट होता है, और वो जो वो विच टर्न ब्लू ऑन स्टेनिंग, तो वो आपका लाइपोफ्यूज स्किन होता है। 102 है, BUN एंड केराटिन रेशो जो है ग्रेटर देन 20। अच्छा, ये ब्लड यूरिन नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन रेशियो जो 20 से ज़्यादा आपकी प्री रीनल में होती है। प्री रीनल एजोटीमिया की कॉजेज आपकी वही होती है कि अगर आपकी जो है ना इम्पेयर्ड ब्लड परफ्यूजन है या उसको ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड है, तो वो फिर प्री रीनल एजोटीमिया कहते हैं, और वो आपकी जो है रेशियो 20% से 20 से जो है ज़्यादा होती है, और कम होती है पोस्ट रीनल एजोटीमिया में 20 से, और वो आपकी यूजली जो है ना यूनिट ट्रैक ऑप्शन वगैरह की वजह से होती हैं, होती है। 103 है, meningitis ड्यू टू इन 14-year-old चाइल्ड डिओसीज। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस जो स्टेप नमूनिया के वो पेनिसिलिन जी है। अच्छा, हमने पेनिसिलिन जी का एक वो पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक पीछे MCQ आया हुआ था कि ये किस तरह से एक्ट करती है, नहीं याद। सेल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, यस, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो 4 है एन, और ये आप देते हो मेनिंजाइटिस में स्टेप निमोनिया से जो होता है। 104 एन ओल्ड मेल प्रेजेंट विद बेल्चिंग एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर फैटी मील, व्हाट शुड बी गिवन। अच्छा, जैसी ओल्ड मेल है, एक तो ऊपर से उनकी वैसे ही जो है ना गैस्ट्रो वो थोड़ी सी स्लो ही होती है मूवमेंट, लेकिन जो एक चीज़ इसमें वो है फैटी मिल। जब फैटी मिल आप लेते हो तो आपका CCK जो है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि उसकी डाइजेशन हो सके, तो CCK वो आपका गैस्ट्रिक डिलेइंग कर देता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स और ये डिस्कम्फर्ट ये सारी आ रहा होता है, ठीक है, सारी सिम्टम्स आ रही होती है।